बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा रिंग थ्योरी का जो लास्ट टॉपिक है वो हम स्टडी कर रहे हैं और जो आउटलाइंस थी आपकी उसके मुताबिक स्टूडेंट्स मैंने ये लास्ट टॉपिक सेलेक्ट किया आज आपका। अगर आपके जहन में हो कोई टॉपिक रह गया तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स में भेज दें, आप मैसेज कर दें तो उस पर भी लेक्चर तैयार कर लिया जाएगा। लास्ट टॉपिक का हमारा ये है सिमेट्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है। भाई इट्स वेरी सिंपल। अगर मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल हो उसमें आप वेरिएबल्स की तरतीब चेंज कर दें, कोई भी परमुटेशन लिख दें, अरेंजमेंट चेंज कर दें तो फिर भी पॉलिनोमियल जो है वो चेंज ना हो, उसकी वैल्यू वैसे की वैसी रहे, उसको हम सिमेट्रिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस तरह से आपके सामने ये मैंने 3 वेरिएबल्स पी एक्स वाई जेड का पॉलिनोमियल लिखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जे। अब इसमें आप वाई जेड एक्स एक तरतीब लिख लें, इसमें भी जो पॉलिनोमियल बनेगा बेसिकली वही है जो पहले था। इस तरह से ये नीचे एक एग्जांपल मैंने दी है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। इसमें भी इसका रिज़ल्ट उसी तरह से चेंज करने से चेंज नहीं होता। इसके बाद हमारा जो आज का एक्चुअल टॉपिक है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, लेंथी थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम पॉलिनोमियल्स। स्टेटमेंट इसकी ये है कि स्टेटमेंट तो मैं बाद में बताता हूँ, इसके असल में मीनिंग्स हमें हैं। मीनिंग्स ये हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल हो आपको दिया हुआ, उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे। मसलन अगर आपके पास पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का तो उसके 2 रूट्स होंगे। जिस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्व करते हैं तो रूट्स 2 रूट्स आते हैं। रूट्स रिपीट हो सकते हैं लेकिन होंगे 2। इसी तरह से क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करें 3 रूट्स होंगे। सो दैट मीन्स व्हाट इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, दैट नंबर ऑफ विल बी द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन इफ वी सॉल्व दैट। तो अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर ये है इफ़ पी जेड इक्वल्स टू गिवन पॉलिनोमियल, मैंने लिखा आपके साथ, और साथ लिखा है फिर एन इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी लीस्ट वैल्यू ऑफ एन जो है वो पॉसिबल वो 1 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एन की आप मिनिमम वैल्यू 1 ले सकते हैं। क्यों? और साथ मैंने लिखा है नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये नॉन कांस्टेंट के मीनिंग ये हैं कि एन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एन की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होगा तो उसके रूट्स फाइंड करना तो और सोल्यूशन फाइंड करना तो मीनिंगलेस है, वो तो है ही कांस्टेंट है। तो इसकी बेस पर, और दूसरा इसमें मैंने वेरिएबल जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो z यूज़ किया है। z मीन्स कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर का सेट मैंने आपको देखें नीचे सेट्स की मैंने तरतीब लिखी है। तो कम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है सुपर सेट है सब सारे सेट्स का। इट मीन्स कि अगर हम फ़र्ज़ करें आर में से कोई यानी रियल नंबर्स में से डिक्लेयर कर दें उधर वेरिएबल, तो रूट्स तो कम्प्लेक्स भी आ सकते हैं। लेकिन अगर कम्प्लेक्स रूट्स होंगे तो वो उसमें रियल, रेशनल, इंटीजर ये सारे चूँकि उसी में मौजूद होते हैं तो इसलिए सी को लिख दिया गया। अब इसके बाद इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। तो समटाइम्स ऐसे होते हैं कि थ्योरम को डायरेक्टली प्रूव करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उसको इनडायरेक्टली जो सॉल्व करते हैं तो इनडायरेक्ट मेथड जो है उसको हम कंट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस कंट्रेरी टू रिक्वायरमेंट सपोज कर लेते हैं कि गिवन पॉलिनोमियल जो है उसका कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता। मीन्स कि कोई ऐसी वैल्यू नहीं है z की जिस पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। अब रूट ना एग्जिस्ट करने के मीनिंग्स यही हैं कि z की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसको पॉलिनोमियल में पुट करें तो रिज़ल्ट 0 हो जाए, तो नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि कहीं भी पी जेड जो है वो 0 नहीं है। अब अगर कहीं भी पी जेड 0 नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं क्योंकि वो 0 कहीं भी नहीं है। और अगर रेसिप्रोकल लें तो नया एक पॉलिनोमियल बनेगा, नया फंक्शन बनेगा, ये एंटायर फंक्शन कहलाएगा। एंटायर फंक्शन के मीनिंग्स होते हैं ना, एनालिटिक फंक्शन मीन्स इसके मीनिंग्स ये हैं कि विच इज़ नॉट अनडिफाइंड, यानी अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जो अनडिफाइंड किस्म की हो जाए, 1/0 टाइप आ जाती है, उसको तो हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, उस पर कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, फैक्टराइज वगैरह नहीं कर सकते, तो उसको नॉन एनालिटिक फंक्शन कहेंगे या नॉन एंटायर। तो इस तरह से जब पी जेड किसी जगह पर भी जाकर 0 नहीं होता तो इसका मतलब है इसका इन्वर्स या रेसिप्रोकल पॉसिबल है। तो इस तरह से हमने रेसिप्रोकल इसका ले लिया। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो हम दोनों साइड पर मार्ड ले लेते हैं और मार्ड लेने के बाद डिनोमिनेटर में से z पावर n को कॉमन ले लिया। जब z पावर n भी कॉमन लेंगे तो ये इस तरह से बचेगा हमारे पास। अब जो एफ जेड लिया हुआ है जिसका मार्ड ले लिया है, जिसमें से z डिनोमिनेटर में से कॉमन भी ले लिया, अब इस पर आप लिमिट पुट करते हैं व्हेन z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो रिजल्ट 0 हो जाता है।
लेकिन जब किसी फंक्शन में लिमिट लें और रिज़ल्ट जो है वो डिफाइंड रिज़ल्ट आ जाए, डिफाइंड लिमिट आ जाए यानी ज़ीरो आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है। इसलिए f(z) इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। लेकिन बाउंडेडनेस वैल्यू थ्योरम जो है उसके मुताबिक ये है ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन एन इंटरवल इज़ बाउंडेड ऑन इट। अगर कोई एक फंक्शन जो है किसी इंटरवल में कंटिन्यूस है तो वो इस इंटरवल में बाउंडेड भी होगा। सो हम कह सकते हैं कि f(z) इज़ बाउंडेड फॉर फाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ, क्योंकि इंटरवल में तो ये बाउंडेड है तो कोई इंटरवल एग्जिस्ट करता होगा जिसमें ये कंटिन्यूस और जिसमें बाउंडेड है, तो उसके लिए हमने फाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ z कह दिया कि इट इज़ कंटिन्यूस and bounded for some finite values of z. अब now अगर हम कंसिडर करते हैं कि जो है f(z) वो कंटिन्यूस है और बाउंडेड भी है, तो पहले तो हमने इसको प्रीवियस ये पिछली स्टेज में यहाँ कहा था कि ये एंटायर भी है, ये यहाँ पर ये एंटायर भी है, ये एनालिटिक भी है। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को अगर यूज़ करें यहाँ पर, तो ये लियोविलीज़ थ्योरम, ये बड़ा डिफ़िकल्ट सा प्रोनाउंस करना है इसको। लियोविलीज़ थ्योरम जो है वो ये स्टेट करता है इट इज़ कांस्टेंट बट अकॉर्डिंग टू दिस लियोविलीज़ स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई भी फंक्शन, लियोविलीज़ थ्योरम ये है कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस बाउंडेड और एंटायर हो तो वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। बट दिस स्टेटमेंट कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, यानी अकॉर्डिंग टू लियोविलीज़ थ्योरम। लियोविलीज़ थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने यहाँ नहीं लिखी लेकिन मैं बोल देता हूँ, वो ये है लियोविलीज़ सेज दैट इफ़ ए फंक्शन इज़ कंटिन्यूस बाउंडेड एंड एंटायर देन इट इज़ कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू लियोविलीज़ थ्योरम ये बन जाता है कांस्टेंट फंक्शन। लेकिन हमारा ये स्टेटमेंट कि f(x) कांस्टेंट फंक्शन है, दिस इज़ अ कंट्रडिक्शन टू अवर अजम्पशन, क्योंकि हमने तो शुरू में ये कहा था कि p(z) जो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इज़ नॉट ज़ीरो फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कांस्टेंट में तो ज़ीरो भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब ऊपर उन्होंने कहा कि ये कांस्टेंट है और जनरली कांस्टेंट कह रहे हैं उसको, तो दैट मीन्स ज़ीरो भी कांस्टेंट है। और इधर हम ये कह रहे हैं कि ये शुरू में हमने कहा था कि ये किसी जगह पर भी ज़ीरो नहीं है, यानी ज़ीरो नहीं है कि मतलब ज़ीरो अगर होगा तो भी तो कांस्टेंट होगा, तो जनरली वो उस पर भी कांस्टेंट की कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है ज़ीरो पर भी। तो जब याद रखेंगे, जब भी जनरलाइज करके सपोज़ किया जाता है तो उसमें किसी एक वैल्यू के लिए भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर फिर इसका तो आ गया कि हमने कहा था कि ये कांस्टेंट नहीं है, मींस ये किसी भी वैल्यू पर ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता, और इधर हमने प्रूव कर दिया कि ये लियोविलीज़ थ्योरम के मुताबिक ये बाउंडेड कंटिन्यूस एंटायर फंक्शन होने की वजह से कांस्टेंट है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन होगी हमारी सपोजिशन के साथ। सो द रिजल्ट इज़ दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ z फॉर विच f(z) इज़ ज़ीरो। अब एटलीस्ट वन वैल्यू z क्यों, इसलिए कहे कि एटलीस्ट वैल्यू ऑफ n ऊपर 1 है, अगर n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उतने फिर रूट्स होंगे। द सेम वैल्यू इज़ कॉल्ड द रूट एंड its least one root is the least case when n equals to 1. Conclusion ये है, a polynomial will have same number of roots as its degree. जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी ही उसके नंबर ऑफ़ रूट्स होंगे। थैंक यू वेरी मच। रिंग थ्योरी का टॉपिक स्टूडेंट्स आज हमने क्लोज़ कर लिया है, तो आपके कमेंट्स के बेस पर आगे अगला हमारा लेक्चर बनेगा। अदरवाइज़ फिर हम रियल एनालिसिस को कुछ दिनों तक शुरू कर देंगे और वो आपको इसी तरह से मैं शेयर कर दिया करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।